बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, तो ये सुपर फास्ट सीरीज़ रहेगी ऐसा 70। इसमें 70 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो आपके आने वाले फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली अनाज की फसल कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादातर डिस्कशन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोगों को कवर करना है। तो पहला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली अनाज की फसल। तो भारत में सर्वाधिक खेती की जाने वाली अनाज की जो फसल है वो आपकी रहेगी ऑप्शन बी गेहूँ। वो रहेगा ऑप्शन बी गेहूँ। ये हमारे भारत में सर्वाधिक खेती जो की जाती है गेहूँ की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न संख्या 2, गेहूँ में प्रोटीन प्रतिशत होती है। गेहूँ में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो कितना प्रतिशत होता है? वो ऑप्शन आपका ए है, 10 से 12% जो होता है वो प्रोटीन प्रतिशत होती है गेहूँ में, और उस प्रोटीन को कहते हैं ग्लूटिन प्रोटीन। ग्लूटिन प्रोटीन नाम से जानी जाती है। गेहूँ की जो प्रोटीन है वो ग्लूटिन प्रोटीन है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। गेहूँ को के रूप में भी जाना जाता है। गेहूँ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न ये कह रहा है, अनाज का राजा, अनाज का मंत्री, अनाज की रानी या गरीब आदमी का अनाज। तो गेहूँ को जो जाना जाता है वो जाना जाता है अनाजों का राजा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जाएगा अनाजों का राजा, इस नाम से गेहूँ को जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। भारतीय गेहूँ एवं जौ संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय जौ और गेहूँ अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो हमारा है करनाल, हरियाणा में। जो प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर है वो डी जाएगा। करनाल, हरियाणा में गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता वाला भारत का राज्य है। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक तो प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है प्रोडक्टिविटी की, कि प्रति क्षेत्रफल पे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है गेहूँ का। तो ऑप्शन ए हमारा है पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र और डी आपका उड़ीसा। तो जो प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होगी वो होगी ऑप्शन संख्या हमारी बी पंजाब की। तो पंजाब की प्रोडक्टिविटी प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। गेहूं के लिए आदर्श उर्वरक मात्रा है। तो गेहूं के लिए आदर्श उर्वरक मात्रा है ऑप्शन ए 140:80:60, बी 120:60:40 और ऑप्शन सी 180:80:100। तो गेहूं के लिए आदर्श उर्वरक की जो मात्रा है वो रहेगी हमारी 120 60:40, 120:60:40। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, रबी मौसम की दलहनी फसल है। रबी मौसम की दलहनी फसल है। तो रबी मौसम की जो दलहनी फसल है उस पर बात करते हैं। रबी मौसम की दलहनी फसल तो चना, मूंग, अरहर और सोयाबीन। तो इसमें जो रबी मौसम की दलहनी फसल है वो हमारी है चना। चना जो है वो हमारी रबी मौसम की दलहनी, तो चना जो है हमारी दलहनी मौसम की रबी मौसम की दलहनी फसल जो है वो चना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गेहूं की उत्पत्ति हुई है। गेहूं की जो ओरिजिन प्लेस है वो पूछा जा रहा है कि गेहूं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो उत्पत्ति जो रहेगी वो रहेगी दक्षिण पश्चिम एशिया। तो इसका ऑप्शन जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी जो है वो हमारा ऑप्शन जाएगा। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। गेहूं का परिवार है।
गेहूँ किस फैमिली का है? तो ऑप्शन ए ग्रेमिनी, ऑप्शन बी लेगुमिनेसी, ऑप्शन सी टिटिसिया और ऑप्शन डी मालवेसी। तो गेहूँ का जो परिवार है वो है हमारा ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली जो है गेहूँ की है। गेहूँ का जो परिवार होता है वो ग्रेमिनी फैमिली है, या इसी को हम लोग पोएसी बोलते हैं। पोएसी फैमिली इसका नया नाम है। तो गेहूं का जो परिवार है वो ग्रेमिनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए टिटिकम डाइकोकम, ऑप्शन बी टिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी जियामेज और ऑप्शन डी ओराइजा सटाइपा। तो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो हमारा हो जाएगा टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो इसको हम ऑप्शन संख्या बी में जाएंगे, टिटिकम एस्टिवम के साथ में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 को हम पढ़ते हैं। 11 प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11 को एक बार देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 सबसे बड़े के संदर्भ में सही है? भारत में गेहूँ उत्पादक राज्य। ये कहता है भारत में जो गेहूँ उत्पादक राज्य है उसको छोटे की तरफ क्रम में, अर्थात बड़े से छोटे की तरफ आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और ऑप्शन डी पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन संख्या सी जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, उसके बाद पंजाब और उसके बाद हरियाणा। अगर यहीं पे उत्पादकता की बात की जाए तो उत्पादकता में आपका पंजाब आगे आ जाएगा। ठीक है, उत्पादकता में पंजाब और उत्पादन में उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो तीनों का क्रम है, सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में होता है। चलते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न कहता है गेहूँ की सोमिनल जड़ें हैं। ऑप्शन ए अस्थायी जड़ें, ऑप्शन बी स्थायी जड़ें, ऑप्शन सी स्थिर जड़ें और ऑप्शन डी गैर स्थिर जड़ें। तो जो सोमिनल रूट होती है वो अस्थायी जड़ें होती हैं, टेम्परेरी रूट्स होती हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो है 13वां प्रश्न कहता है माक्रोनी गेहूँ को कहा जाता है? टिटिकम ड्यूरम कहा जाता है, टिटिकम डाइकोकम कहा जाता है, सोनालिका कहा जाता है, या फिर सामान्य रोटी का गेहूँ कहा जाता है। तो जो मार्कोनी गेहूँ होता है, मार्कोनी गेहूँ को जो कहा जाता है वो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम जो है, टिटिकम ड्यूरम वैरायटी जो बॉटिकल नेम है उसको हम गेहूं के लिए कहा जाता है, टिटिकम ड्यूरम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, गेहूं की फसल हेतु सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। देखिए, गेहूं की या किसी भी फसल की जो सिंचाई की जाती है या सिंचाई की जो आवश्यकता होती है उसकी में कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं कि किस स्टेज में अति महत्वपूर्ण पानी देना होता है। तो गेहूं के लिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी स्टेजें दे रखी गई हैं? पहली है फ्लावरिंग स्टेज, बी है हार्वेस्टिंग स्टेज, सी है वेजिटेटिव स्टेज और डी है आपकी CRI स्टेज। तो गेहूं की फसल के लिए सिंचाई की जो सबसे क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है CRI अवस्था। CRI अवस्था क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको ताज मूल अवस्था बोलते हैं। तो ये अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जो 21 दिन के लगभग हमको सिंचाई करनी पड़ती है। ये है हमारी क्राउन रूट इनिशिएशन। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन है। जो गेहूं की वैरायटियां हमारे यहाँ निकाली गई हैं जिसमें बौनापन लाया गया है गेहूं की वैरायटियों में, तो उसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे। नॉरिन-10 जो होता है वो ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, गेहूं का फूला वाला भाग कहलाता है। गेहूं का फूल वाला भाग यानी जो फ्लावर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या बी जाएगा, जिसको कहते हैं ईयर और हेड बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, गेहूं के दाने का केंद्रीय जिगजैग अक्ष को कहा जाता है। गेहूं का जो दाना यानी जो बाली होती है उसका जो अक्ष होता है उसको हम
जिगजैग तरह का होता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं, ऑप्शन संख्या सी को हम इसमें टिक करेंगे। ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी में जाएंगे तो सी जो है हमारा रेचिस नाम से जाना जाता है। रेचिस जो है, रेचिस, उसको क्या कहते हैं? रेचिस कहते हैं। तो रेचिस जो है वो ऑप्शन संख्या सी जाएगा, रेचिस, रेचिस। तो प्रश्न था गेहूं के दाने का केंद्रीय जिगजैग एच क्या कहा जाता है? तो रेचिस कहा जाता है। गेहूं के दाने का फल प्रकार है, गेहूं के जो दाना होता है तो वो किस तरह का फल का प्रकार है? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा, कैरियोप्सिस। गेहूं के दाने जो होता है वो कैरियोप्सिस प्रकार का फल होता है। जौ से निर्मित ऊर्जा से भरपूर पेय पदार्थ है। जौ से निर्मित और जो हमें एनर्जी देता है वो पेय पदार्थ का नाम बताइए। ऑप्शन ए बॉर्नवीटा, बूस्ट या हॉर्लिक्स, बी कोको कोला, ऑप्शन सी ORSL और विस्की वोडका। तो जौ से निर्मित क्या होता है? तो जौ से जो ऊर्जा से भरपूर पेय पदार्थ होगा वो हमारा ऑप्शन ए में जाएगा, बॉर्नवीटा, बूस्ट और हॉर्लिक्स। ये जो है जौ से निर्मित होता है और ये ऊर्जा से भरपूर होता है। चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न, जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है। जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है। जौ में प्रोटीन की मात्रा को पूछ रहे हैं, जौ में प्रोटीन की मात्रा। तो जौ में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10 से 12% प्रोटीन की मात्रा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, भारत में सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य का अगर नाम लिया जाए तो ये हो जाएगा फर्स्ट राजस्थान। प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए जौ की बीज दर कितनी होती है? 1 हेक्टेयर के लिए जौ की बीज दर कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर जौ के लिए बीज दर जो होगी वो हमारी होगी 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए जो हमारा जौ का सीड रेट रहता है। प्रश्न संख्या 23, जौ की 2 किस्में हैं। जौ की 2 किस्में हैं, कौन कौन सी? बात करते हैं इसके ऊपर। जौ की 2 किस्में किस आधार पर चयन करते हैं? ए भूसी रहित और छिलका रहित, बी अंडाकार और गोल, नंबर 3 हल्क एंड बल्क। तो जौ की जो 2 किस्में होती हैं, नंबर 1 होती भूसी रहित और 1 होती छिलका रहित। ये 2 किस्में होती हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। जौ के भंडारण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि जौ को अगर हम स्टोरेज करते हैं, लंबे समय के लिए स्टोर रखते हैं तो उसमें कितने % मॉइस्चर होना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या ए जो है 10 से 12%, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, जौ की औसत उपज है। जौ की औसत उपज है। जौ की जो औसत उपज की बात की जाए कि जौ की जो औसत उपज है वो 3 से 3.5 टन है। तो टन की बात की जाए तो फिर ये हो जाएगा 30 से 35 कुंटल। 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो इसकी औसत उपज हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26, जौ की उत्पत्ति का केंद्र है। जौ की उत्पत्ति का केंद्र है। प्रश्न संख्या जो हमारा जौ की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो हमारा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी को कहेंगे एशिया और इथोपिया जो है वो जौ की उत्पत्ति का स्थल केंद्र है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27, जौ का पुष्पक्रम कहलाता है। जौ का जो पुष्पक्रम होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ईयर नाम से जाना जाता है, पेनिकल नाम से जाना जाता है, स्पाइक के नाम से जाना जाता है, या फिर स्पेडिक्स के नाम से जाना जाता है। तो जौ का जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है, जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है, पुष्पक्रम होता है, वो जाना जाता है स्पाइक के नाम से। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन संख्या सी, स्पाइक के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जौ में सिंचाई की सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है। जौ में सिंचाई के लिए सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है टिलरिंग, CRI, फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग। तो क्रांतिक अवस्था अगर जौ की बात की जाए तो वो रहेगी ऑप्शन ए, टिलरिंग, यानी कल्ले निकलते समय। जौ में सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था होगी वो टिलरिंग होगी, कलते निकलते समय इसको पानी देना अति आवश्यक होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। जौ की फसल है तो आवश्यक है। जौ की फसल के लिए क्या आवश्यक है?
ठंडी एवं शुष्क जलवायु, अर्थात ये जो है वो जलवायु से संबंधित बात कर रहा है, मौसम से संबंधित बात कर रहा है। तो जौ की फसल के लिए जो आवश्यक है, ऑप्शन ए ठंडी एवं शुष्क जलवायु, ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी सूखा और गर्म और ऑप्शन डी ठंडा। तो जौ की अगर बात की जाए तो जौ जो है वो रबी की फसल है और रबी में ठंडी होना लाजमी है। तो ठंड के साथ साथ इसको शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन संख्या ए, ठंडी और शुष्क जलवायु। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। प्रकाश अवधि के रूप से जौ एक प्रकार का पौधा है। प्रकाश अवधि के रूप से आप लोगों को पता होगा, प्रकाश अवधि के रूप से जो पौधे होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं और डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। डे न्यूट्रेंट प्लांट होते हैं जिसपे दिन रात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या दिस निष्प्रभावी पौधे भी कहा जाता है। तो जो जौ का अगर पौधे की बात की जाए तो ये ऑप्शन बी जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी रबी क्रॉप्स होती हैं वो मोस्टली लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। जो भी रबी क्रॉप्स होती हैं वो मोस्टली लॉन्ग डे क्रॉप्स होती हैं। तो ये जाएगा हमारा लंबे दिन का पौधा। जौ की बुआई कितनी गहराई पर करनी चाहिए, यानी डिप्थ सोइंग में कितना हमें रखना चाहिए, गेहूँ की बुआई के लिए कितनी जो है वो गहराई होनी चाहिए, वो ऑप्शन बी रहेगा। 3 से 5 सेंटीमीटर है वो ज़मीन के नीचे 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे इनको बीज बोना चाहिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। जौ की लवण सहिष्णु किस्म है, यानी कि जो लवण सहनशील प्रजाति है उसका नाम आपको बताना है। तो वो ऑप्शन ए जाएगा आपका अंबर। अंबर जो है लवण सहिष्णु फसल क्रॉप है जो उसकी प्रजाति है। प्रश्न संख्या 33। जौ अच्छी तरह उगता है। जौ जो है अच्छी तरह उगता है, कहाँ पे जौ अच्छी तरह से उगता है? प्रश्न संख्या 33। खरीफ ऋतु, जायद ऋतु, रबी ऋतु, प्री मानसून सीजन। तो जैसे कि अभी आपको बताया था धान गेहूँ ये सब क्या है, ये सब रबी क्रॉप्स हैं। तो गेहूँ जो जौ की अगर बात की जाए रबी मौसम में उगता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रहा है अच्छी तरह उगता है। तो अच्छी तरह तो रबी में उगता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जानवरों को चारे के रूप में अन्य ऋतुओं में भी उसको उगा लेते हैं, बट वो प्रोडक्शन के उद्देश्य से नहीं, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, यानी उनको फोडर के रूप में उगा लेते हैं। बट अच्छी तरह से जो उगता है वो उगता है रबी मौसम में। प्रश्न संख्या 34। जौ के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। जौ के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो जौ के लिए जो तापमान की आवश्यकता होगी, प्रश्न संख्या जो है ऑप्शन ए है, मिनिमम 5 से हाईएस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो है टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चने का वैज्ञानिक नाम है। चने का वैज्ञानिक नाम है। तो चने को देखिए, चने जो है वो चिकपी के नाम से भी जाता है, बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जानता है। तो देखिए सेरिसेटिनम ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जाएगा। बिंगना मूंगो, इसको उर्द के नाम से जानते हैं। कैजनस खजान ये आपका अरहर हो जाता है। जिया मेज आपका मक्का हो जाता है। तो चने का वैज्ञानिक नाम है सेरिसेटिनम। ये आपका ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 36। चिकपी को भी कहा जाता है। चिकपी को भी कहा जाता है। चिकपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। चने का परिवार है, यानी चना जो है उसकी फैमिली पूछी जा रही है कि चने किस परिवार किस कुल से संबंधित है। तो सोलेनेसी हो ये नहीं हो सकता है, रूटेसी ये नहीं हो सकता है, पोर्टिनेसी ये भी नहीं हो सकता है। तो ये फेवेसी है। और चना जो है फेवेसी फैमिली, और फेवेसी फैमिली में इसी को हम लेग्यूमिनेसी भी फैमिली बोलते हैं। लेग्यूम क्रॉप्स भी इसको कहते हैं, या लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। तो चने को आप याद रखिएगा, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं वो फेवेसी या लेग्यूम क्रॉप्स कहलाती हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। चने में भरपूर मात्रा होती है। चने जो होता है वो किस लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? चने में क्या अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट की अगर बात की जाएगी तो फर्स्ट में इन्होंने दे रखा है शुगर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी थायमीन और ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो देखिए राइबोफ्लेविन तो विटामिन ए हो गया,
थायमिन, ये विटामिन बी हो गया, और ये आपका प्रोटीन है और शुगर है, तो शुगर का तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो ये जो दालें जो होती हैं हमारी, वो प्रोटीन के लिए ही अच्छे स्रोत होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39, विश्व का कितना प्रतिशत चने का उत्पादन भारत में होता है? विश्व का कितने प्रतिशत चने का उत्पादन भारत में होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत जो ग्राम प्रोडक्शन में सर्वाधिक है, तो वो 64%, यानी ऑल वर्ल्ड में 64% अकेले इंडिया का उत्पादन होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चना कितने प्रकार रंग के होते हैं? तो चना की अगर बस आप इतना सा जानिए, चने का जो रंग का जो प्रकार होता है वो ओनली 3 प्रकार के चने होते हैं। रंगों के आधार पर इनको 3 प्रकार के चनों में हम लोग बांटते हैं। 3 प्रकार के चनों में हम इसको बांटेंगे। प्रश्न संख्या 1 चना, तो वो है आपका ऑप्शन सी और ए, दोनों ऑप्शन सिमिलर हो गए हैं, तो ऑप्शन इसमें ये आपके दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि चने के आहार में रेशे की मात्रा अधिक होती है, यह किन रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है? तो चना जो होता है इसमें फाइबर्स अधिक पाई जाती है, और जब अधिक फाइबर पाई जाती है तो ये किन रोगियों के लिए अधिक लाभदायक होती है? तो चने में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो ये जो होती है मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अधिक लाभदायक होती है चना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चने की बीज दर, चने की जो बीज दर है, तो बीज दर हमेशा याद रखिएगा, बीज दर हमेशा हेक्टेयर में ही बात की जाती है, तो चने की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर ही बात करेंगे। तो चने का जो बीज दर होता है 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसको अगर मोस्टली देखा जाए तो 80 केजी तक अगर ऑप्शन आता है तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43, चने की देसी किस्म के लिए अनुशंसित इष्टतम अंतर होना चाहिए। चने की जो देसी किस्म है उसके लिए अनुशंसित जो अंतर होना चाहिए, यानी स्पेसिंग होनी चाहिए। स्पेसिंग का मतलब है, स्पेसिंग का जो मतलब होता है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस, यानी पी टू पी और आर टू आर, ये होता है, यानी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो जब चने की बात की जाएगी तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 30 × 30, ये जो है चने की देसी किस्म के लिए अनुशंसित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। 40वां प्रश्न देखते हैं। काबुली किस्म की स्पेसिंग, देखिए अभी तो हमने देसी चना पढ़ा था, तो और ये जो दूसरा आता है वो काबुली चना। तो काबुली चने के लिए जो स्पेसिंग रहेगी वो 45 से 45 रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा प्लांट जो होता है वो अधिक घना होता है, अधिक ब्रांचेज होती है, तो इसकी 45 × 45 रहेगी काबुली चना की। चने का पुष्प क्रम, जो चने का जो पुष्प क्रम होता है वो किस नाम से जाना जाता है? किस तरह का पुष्प? तो एक्सिलरी रेसिम नाम, एक्सिलरी रेसिम तरह का ये इसका पुष्प क्रम होता है। तो चने का पुष्प क्रम एक्सिलरी रेसिम नाम से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चने में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो चना अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था गेहूं की, तो गेहूं की आपकी CRI स्टेज, ग्राउंड रूट इरीगेशन होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अब देखते हैं चने। तो चने की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है वो फूल आने से पहले, यानी बिफोर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग जो है वो चने में इरीगेशन करना अति आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47, चने की बुआई के लिए आदर्श तापमान, चने की बुआई के लिए आदर्श तापमान, देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी जौ के लिए कि जौ के आदर्श तापमान कितना होता है, तो 5 से लेके 15 या 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका होता है। यहाँ पे बात की जा रही चने के लिए आदर्श तापमान, तो चने की आदर्श तापमान जो होगा वो है आपका 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है
वो चने की बुआई के लिए आदर्श तापमान है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 तक। तो ये जो है जर्मिनेशन अच्छा करेगा। चना का प्रमुख उत्पादक है, देखिए अभी हमने आपको बताया था चना जो है इंडिया में विश्व का 64% उत्पादन किया जाता है। तो सीधी सी बात है, भारत है वो प्रथम उत्पादक देश बन जाएगा। फोटो आवधिक रूप से चना एक प्रकार का पौधा है, तो अभी हमने बात की थी लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट। तो चना कब उगाया जाता है? सर्दियों में, और उस समय कौन सा सीज़न चलता है? रबी सीज़न चलता है। तो रबी के हमेशा लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका जो भी है उसका ऑप्शन बी रहेगा, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चने में निपिंग की प्रक्रिया, चने में निपिंग की प्रक्रिया, चने में एक प्रोसेस होती है निपिंग होती है, निपिंग की जाती है। तो निपिंग की प्रक्रिया से क्या मतलब है? निपिंग क्यों की जाती है? निपिंग का जो कार्य है वो क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए टू इनलार्ज ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांचों को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी टू रिड्यूस प्लांट हाइट, यानी प्लांट की जो हाइट है उसको कम करने के लिए। ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट लॉगिंग, यानी पौधे को गिरने से बचाने के लिए। ऑप्शन डी है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से बचाने के लिए। तो जो ऑल ओवर जो हमारा ऑप्शन बनेगा जाके, चने की निपिंग की जो प्रक्रिया की जाती है वो की जाती है टू इनलार्ज ब्रांचेज, पौधों में शाखाओं की वृद्धि के लिए चने में निपिंग की प्रक्रिया की जाती है। पहले के कुछ लोग होते थे जो गांव में उसके साग को हटा दिया करते थे, जिससे उससे फ़ायदा ही होता है, उसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं, तो सीधी सी बात है उस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अधिक होती है। तो चने में निपिंग की प्रक्रिया टू इनलार्ज ब्रांचिंग, यानी शाखाओं को बढ़ाने के लिए होता है। प्रश्न संख्या 51 जो है, प्रश्न संख्या 51, काबुली चना की जो अवधि होती है वो काबुली चना की अवधि की अगर बात की जाएगी कितनी अवधि में वो तैयार हो जाता है, तो ऑप्शन ए जाएगा 90 से 180 दिन। तो 90 डेज टू 180 डेज़ में ये जो है वो तैयार हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसूर, मसूर को जो इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिल का वैज्ञानिक नाम। तो लेंटिल का वैज्ञानिक नाम की बात की जा रही है कि मसूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो उसमें ऑप्शन ए जाएगा लेंस कुलिनेरिस, लेंस कोलिनेरिस, ये जो है मसूर का वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 53, मसूर दाल किस परिवार से संबंधित हो? अभी बात की थी मसूर है और दाल है, तो दाल हमेशा कैसी होती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है, लेग्यूम क्रॉप्स होती है। इसको दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? फैवेसी, लेग्यूमिनेसी ऑब्लिक फैवेसी फैमिली, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का पौधा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसूर में पुष्पक्रम होता है, तो मसूर का जो पुष्पक्रम होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, रेशम नाम से जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। मसूर के लिए अनुशंसित बीज दर किग्रा प्रति हेक्टेयर है, तो यानी 1 हेक्टेयर में मसूर की कितनी बीज दर, यानी कितना बीज बोना चाहिए? तो वो ऑप्शन संख्या सी आ जाएगा हमारा 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मसूर लेंटिल हमको यूज़ करनी होती है। मसूर में प्रोटीन प्रतिशत लगभग होता है, मसूर में जो प्रोटीन प्रतिशत होता है वो 25% होता है। मसूर में प्रोटीन परसेंट 25%, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी 25%। तो मसूर में प्रोटीन लगभग होता है 25%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसूर की फसल में खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, तो मसूर है और उसमें खरपतवार हुआ तो आप किससे करोगे? ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन डी फ्लूक्लोरालीन, ऑप्शन डी सी जो है दोनों, यानी कि 2,4-D और फ्लूक्लोरालीन दोनों मिला के, और ऑप्शन डी ग्लाइफोसेट। तो देखिए मसूर जो होता है वो हमेशा आप उसके खरपतवार को फ्लूक्लोरालीन से ही आप नियंत्रित करोगे। ग्लाइफोसेट ये तो सब कुछ ख़त्म कर देगा, 2,4-D यूज़ करेंगे नहीं, तो आपका हो जाएगा क्लोफ्लूरालीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58, मसूर की फसल की आवश्यक है, मसूर की जो फसल है उसके लिए क्या आवश्यक है? ठंडी एवं शुष्क जलवायु, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, शुष्क और गर्म जलवायु। तो मसूर की जो फसल होती है उसके लिए आवश्यक की अगर बात की जाए तो
तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठंडी और शुष्क जलवायु। तो ठंडी और शुष्क जलवायु जो है वो मसूर के लिए आवश्यक होती है, ठंडी और शुष्क जलवायु। तो ठंडी का रबी क्रॉप है, बेसिक सी बात है, नवंबर के लगभग इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। तो उस समय से ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। मसूर की उत्पत्ति स्थल, मसूर का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ है? मसूर के उत्पत्ति स्थल की बात कीजिए, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और एशिया। तो ये ऑप्शन सी जाएगा, भूमध्य सागरीय यानी मैंड्रेट रीजन जो होता है उसमें मसूर की उत्पत्ति होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। मसूर का प्रमुख उत्पादन होता है, यानी मसूर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए जाएंगे, भारत और कनाडा। भारत और कनाडा में मसूर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 68 की तरफ जाएंगे। मसूर में परागण यानी जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन ए क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन बी डबल क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन सी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन डी ट्रिपल क्रॉप पॉलिनेशन। तो मसूर का जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। मसूर में परागण जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू होता है, स्वपरागण होता है। मसूर किसके साथ अच्छी ग्रोथ करती है? मसूर में जो ग्रोथ होती है वो किस कंडीशन में अधिक होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कम उर्वरक खुराक यानी कम फर्टिलाइजर देने से, ऑप्शन बी अधिक फर्टिलाइजर उच्च उर्वरक देने से, ऑप्शन सी मध्यम उर्वरक खुराक देने से, और ऑप्शन डी अत्यधिक उच्च उर्वरक खुराक देने से। तो मसूर जो होती है वो दलहनी फसल है और उसको कम उर्वरक खुराक देने से, लो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन से भी ये फसल अच्छी ग्रोथ करती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। 63 का प्रश्न है, वो कहता है मसूर में फफूंद रोग को पहचाने। मसूर में जो रोग होते हैं तो उसमें फफूंद का कौन सा रोग है, यानी फंगल डिजीज़ कौन सा है? ब्रॉड बीन मोटल, ये तो भाई इंसेक्ट है, ब्रॉड बीन स्टैंड नहीं है, रूट नॉट नेमेटोड, ये नेमेटोड से है यानी कि सूत्रकृमि का रोग है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ब्लैक रोट रोग, ठीक है, यानी काला जड़ का जो सड़न है वो है हमारा ऑप्शन सी, मसूर में फफूंद, जो कि फफूंद यानी फंगस के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसूर की फसल को भी कहा जाता है, मसूर की फसल को और किस नाम से जाना जाता है? ये बात कर रहे हैं, मसूर को और किस नाम से जाना जाता है? मस्ती फसल, शुष्क भूमि फसल, गीली भूमि की फसल, ज़मीन पर कोई फसल नहीं। तो मसूर जो है वो शुष्क भूमि की फसल है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, कम पानी में भी ये हो जाती है। तो अभी हमने आपको बताया था ये कैसी फसल है, ये कोल्ड और शुष्क वाली है, ठीक है। तो शुष्क भूमि में ये फसल हो जाती है। 65 मसूर का पौधा है, तो मसूर का पौधा कब होगा? रबी क्रॉप में होगा, और रबी क्रॉप में हमने आपको बताया था मोस्टली रबी क्रॉप्स किस में आती है? C3 प्लांट में आएगी, C3 प्लांट में आएगी। मसूर जो है वो C3 प्लांट में आएगी, C3 प्लांट में आती है। तो मसूर का जो पौधा है वो C3 प्लांट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसूर के लिए अनुशंसित अंतरण, मसूर के लिए अनुशंसित अंतरण का मतलब है मसूर की जो हम बुआई करते हैं तो उसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो मसूर के लिए अनुशंसित रहेगी, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 30x5, यानी जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहेगी, यानी जो पंक्ति यानी एक पंक्ति, दो और तीन, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहेगी इसकी डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर, और जो पौधे लगेंगे वो लगेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो 30x5 ये हमारा ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67, बाढ़ की स्थिति के लिए उपयुक्त मसूर की किस्म। बाढ़ की स्थिति के लिए, बाढ़ग्रस्त अगर एरिया है तो उसके लिए हमारा रहेगा पूसा 6। पूसा 6 जो है बाढ़ के लिए, पानी जलमग्नता के लिए सही है। भारत में मसूर का उत्पादन अधिक होता है, तो भारत में मसूर का जो उत्पादन होगा तो वो उत्पादन आपका पहुंच जाएगा मध्य प्रदेश में, एमपी में जो होता है वो अधिक होता है। और दालों की अगर बात की जाए, दालों की बात की जाए तो दालें जो हैं वो एमपी में ही होती हैं, तो एमपी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसूर के लिए उपयुक्त तापमान डिग्री सेंटीग्रेड, तो मसूर के लिए कौन सा तापमान जो है
तो इसका थोड़ा सा डाउट था। तो ये जो रहेगा आपका 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो मसूर के तापमान के, मसूर को उत्पादन के लिए तापमान सही रहेगा। अभी हमारा आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, मसूर की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट, सेमी लूपर, ग्रॉसहॉपर, रैट्स और मेज। तो मेज तो वैसे ही ऑप्शन में दे दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। रेड, सेमी लूपर, ग्रॉसहॉपर, तो 70 का प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन ए सेमी लूपर। तो आज के आपके जो श्रृंखला थी इसको आज हम पूरा करते हैं। 70% जो 70 क्वेश्चन हैं वो आपको पूर्ण करा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको श्रृंखला अच्छी लगेगी और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो सेमेस्टर प्रणाली के आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके प्रश्नों में, जो आपके पेपर्स हैं ओमार बेस पेपर होगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को कोशिश करिए कि किसी कॉपी में लिखते जाएं, जिससे आपको अच्छे से याद हो सके और आप अपनी जो परीक्षा है वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकें। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।